Hello students, welcome you. Today I will teach you Unit 1.3 Economy or Economic System. आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत मैं आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं तथा गुण दोषों का वर्णन करूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा विकास के आधार पर विकसित तथा विकासशील श्रेणियों में भी अर्थव्यवस्था को बांटा जा सकता है। कल के लेक्चर में मैंने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, गुण तथा दोषों का जिक्र किया था। आज के लेक्चर में मैं आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं तथा गुण दोषों का वर्णन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अनेक दोष होने के कारण एक नवीन अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। संसार के अनेक देश जैसे क्यूबा, चीन, वियतनाम आदि की अर्थव्यवस्थाएं समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। इस अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए मुख्य आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण तथा संचालन किया जाता है। समाजवाद को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसी आर्थिक प्रणाली से है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन एक केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है तथा सहकारिता के आधार पर इन साधनों का प्रयोग अधिकतम सामाजिक लाभों के लिए किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को समान अर्थव्यवस्था अथवा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर सन 1917 में रूस में क्रांति हुई एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ। रूस के बाद चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, चीन, यूगोस्लाविया, वियतनाम आदि देशों ने इस आर्थिक प्रणाली को अपनाया। वर्तमान में चीन, उत्तरी कोरिया आदि को छोड़कर शेष देशों ने इस प्रणाली को छोड़ दिया। प्रोफेसर लेफ्टिविच के शब्दों में समाजवाद में सरकार की भूमिका केंद्रीय या मुख्य होती है। वह उत्पादन के संपूर्ण साधनों का स्वामित्व करती है और आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन करती है। समाजवाद के बारे में जोड ने लिखा है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसका स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के पहनने के कारण बिगड़ गया है, अर्थात समाजवाद का स्वभाव बहुपक्षीय है। समाजवाद में सरकारी हस्तक्षेप सर्वोपरि होता है, राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रभावी रूप से नियंत्रण करता है तथा संचालन करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो भौतिक साधन हैं अर्थात भूमि, वन, कारखाने, पूंजी, खानों आदि पर समाज या सरकार का स्वामित्व व नियंत्रण होता है। इसके परिणाम स्वरूप लाभ का उद्देश्य या निजी हित के लिए आर्थिक गतिविधियों का संचालन नहीं होता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में
केंद्रीय सत्ता द्वारा या उसके द्वारा नियोजित समाज उन समस्त भौतिक साधनों का उपयोग करता है तथा स्वयं के लाभ या स्वयं के अधिकतम लाभ तथा आर्थिक गतिविधियों से स्वयं को प्रभावित नहीं कर सकता। उपभोक्ता चयन का अंत। समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता ये है कि इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं में उपयोग हेतु उपभोक्ता के चयन की प्रभुसत्ता उन्हीं वस्तुओं तक रहती है जिन्हें सरकार के निर्देशानुसार उत्पादित किया गया है। सरकार जितनी मात्रा निर्धारित करती है, उपभोक्ता द्वारा उतनी ही वस्तुओं का उपभोग किया जा सकता है। केंद्रीय नियोजन अथवा आर्थिक नियोजन। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों में निर्धारण व प्राप्ति हेतु एक केंद्रीय सत्ता होती है। महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय जैसे क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है आदि निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा ही लिए जाते हैं। समाजवाद में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग करते हुए केंद्रीय नियोजन का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है तथा समस्त संसाधनों का उपयोग केंद्रीय नियोजन द्वारा किया जाता है। सामाजिक लाभ के उद्देश्य। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सत्ता द्वारा सभी प्रकार के निर्णय, चाहे वो सामाजिक निर्णय हों अथवा आर्थिक निर्णय हों, अधिकतम सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, सामूहिक लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं, न कि व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य के लिए कोई निर्णय लिए जाते हैं। आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आय व धन की असमानता नहीं होती, क्योंकि आय के वितरण का निर्णय यहाँ केंद्रीय संगठन के द्वारा लिया जाता है। धनी वर्ग पर टैक्स की मात्रा अधिक होती है, जबकि निर्धन वर्ग की उन्नति के लिए निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध रहती हैं तथा इस प्रणाली में वर्ग संघर्ष की स्थिति समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ निजी पूंजी स्थापित करने हेतु अवसरों की कमी के कारण आय की असमानता भी कम हो जाती है। पूंजीपति एवं निर्धन वर्ग अलग अलग नहीं होता। आर्थिक विकास में केवल एक ही वर्ग की सहभागिता नहीं होती, बल्कि सभी वर्गों की समान सहभागिता होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात लगता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक अच्छे गुण पाए जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा इसकी आलोचना की गई और ये भी पूंजीवादी की तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था दोषों से नहीं बच पाया। समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुणों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था समाज के लिए उपयुक्त एवं श्रेष्ठ है। नंबर 1, धन व आय का समान वितरण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में धन व आय का समान रूप से वितरण होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई असमानता नहीं होती। आय के वितरण का निर्णय केंद्रीय संगठन के द्वारा लिया जाता है। धनी वर्ग पर अधिक टैक्स
कर लगाया जाता है तथा निर्धन वर्ग को निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अवसरों में समानता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज के समस्त व्यक्तियों को सरकार द्वारा नियोजित नई नई योजनाओं के लिए समान अवसर प्रदान किया जाता है, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो धनी हो अथवा गरीब हो, सबको समान रूप से अवसर प्रदान किए जाते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध समस्त संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। समस्त योजनाएं सरकार के द्वारा निर्धारित होती हैं, समस्त निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। अधिकतम सामाजिक कल्याण तथा सुरक्षा का उद्देश्य भी केंद्रीय नियोजन के द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार से उसके निर्देशानुसार समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। वर्ग संघर्ष का अंत। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई शोषण या वर्ग संघर्ष नहीं होता। इसका मूल आधार समानता है। यहाँ पर निर्धन एवं पूंजीपति अलग अलग नहीं होते। आर्थिक विकास में केवल एक ही वर्ग की सहभागिता नहीं होती, बल्कि सभी वर्गों की समान सहभागिता होती है। आर्थिक उतार चढ़ाव की समाप्ति अर्थात आर्थिक स्थिरता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता होती है। इसमें तेजी या मंदी नहीं होती, उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यह एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की तुलना में यहाँ आर्थिक उतार चढ़ाव कम आते हैं। सरकार सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकतम कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक नियोजित तरीके से साधनों का उपयोग करती है, जिससे तेजी एवं मंदी की संभावना समाप्त हो जाती है। काम का अधिकार। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोगों को समान रूप से काम करने का अधिकार प्राप्त होता है। काम जो अधिक करता है उसे अधिक मजदूरी, जो कम करता है उसे कम पारिश्रमिक दिया जाता है। धनी वर्ग तथा निर्धन वर्ग के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूलभूत समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। यहाँ पर समाज के हित को ध्यान में रखते हुए साधनों का कुशलतम प्रयोग करते हुए आवश्यक पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन वास्तविक आवश्यकतानुसार होता है तथा लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन देकर के उन्हें विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवा करके, जैसे भोजन, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध करवा दी जाती हैं, जिससे समाजवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष नहीं होता। इस प्रकार का शोषण समाप्त हो जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष। समाजवादी अर्थव्यवस्था में गुणों के होते हुए भी इसमें फिर भी दोष सम्मिलित हैं। अनेक अर्थशास्त्री जैसे रॉबिन्स, डिकिंस, जॉर्ज हॉम, मॉरिस डाउ आदि अर्थशास्त्रियों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की कड़ी आलोचना की। नंबर 1, नौकरशाही व लाल फीताशाही। समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण दोष नौकरशाही का होना है।
इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय संगठन निर्णय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तंत्र होता है। इसके निर्णय लागू करने हेतु कर्मचारी लगाए जाते हैं जिनका कोई निजी हित नहीं होता। नंबर 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रतिबंधित। समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी लाभ एवं हित को ध्यान में रखते हुए लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। उसे अपनी निजी संपत्ति भी रखने का अधिकार नहीं प्राप्त होता, बल्कि केंद्रीय सत्ता द्वारा नियोजित समाज के द्वारा उचित निर्णय के आधार पर ही निर्णय समाज को लेना पड़ता है। उत्पादन में कमी। प्रोफेसर हायक के अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का वितरण मूल्य तंत्र के अभाव में मनमाने ढंग से होता है। इनका मूल आधार यह है कि मूल्य तंत्र उत्पादन के साधनों का वितरण स्वतः ही महत्वपूर्ण उपयोगों में करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र बाजार व्यवस्था न होने से मूल्य तंत्र प्रणाली के अभाव में उत्पादन में कमी होती है, जिससे लोगों को आवश्यकतानुसार वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती। आर्थिक प्रेरणा का अभाव। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख दोष ये है कि इसमें व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित एवं निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया जाता है, जो मनुष्य को अधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन तत्वों का अभाव पाया जाता है। उपभोक्ता की स्वतंत्रता में कमी। उपभोक्ता अपने मनमानी तरीके से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता। वस्तुओं का उपभोग वह तभी कर सकता है जब केंद्रीय सत्ता द्वारा उचित निर्णय लेने के पश्चात जो वस्तुएं उसे उपभोग के लिए निर्देशित होती हैं, उन्हीं वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। वह अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीद नहीं सकता है। अधिकारों का हनन। निजी संपत्ति का अधिकार। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख दोष ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति को सुरक्षित रूप से नहीं रख सकता। उसे केंद्रीय सत्ता द्वारा या निर्देशित समाज के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। उसके समाज में रहने वाले उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाता है, जो कि उसका स्वयं का अधिकार है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता, कुशलता आदि का भी अभाव पाया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, अतः वह न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कुशलता से करने का प्रयास करता है। परंतु समाजवादी अर्थव्यवस्था में न तो साधनों का विवेकपूर्ण वितरण होता है और न ही व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा होती है। सत्ता का केंद्रीकरण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सत्ता का केंद्रीकरण, अत्यधिक केंद्रीकरण तथा नियोजन प्रणाली होने के कारण मानव शक्ति का दुरुपयोग होता है। जैसे मानव शक्ति सीधे सीधे उत्पादन कार्यों में लगाई जा सकती है, उस मानव शक्ति को योजना बनाने, गणना करने, क्रियान्वयन की देखभाल करने में ही लगाया जाता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु समाजवाद में उपभोक्ता का प्रभुत्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्या उत्पादन हो, कितनी मात्रा में उत्पादन हो आदि का निर्णय
केंद्रीय नियोजन द्वारा लिया जाता है। केंद्रीय नियोजन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है। जो उत्पादन निर्णय केंद्रीय नियोजन द्वारा तय किया जाता है वह सभी वर्ग को स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक केंद्रीकृत इकोनॉमी मॉडल पर आधारित है, जिनमें राज्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं का पूर्ण नियंत्रण वहाँ के शासक द्वारा होता है। इसी कारण इन्हें नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यह व्यवस्था उपयोग तथा उत्पादन को निर्धारित करती है। उसके उल्टे पूंजीवादी व्यवस्था लाभ से प्रेरित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल केंद्र कल्याणकारी राज्य की संकल्पना होती है। वर्तमान समय में चीन, वियतनाम, उत्तर कोरिया ने इसी मॉडल को अपनाया है।